हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th साइंस ओलंपियाड चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें कुछ लॉज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन लॉज को स्टडी करना होगा, उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो एलिमेंट हैं और वो एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास है कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास दो एलिमेंट हैं और ये बना सकते हैं CO2, और यही दोनों एलिमेंट बना सकते हैं CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास दो एलिमेंट हैं लेकिन ये एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड रहेगा। तो इस एग्जाम्पल में जो कार्बन है इसका मास फिक्स्ड है जो कि है 12, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन का मास है 32, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें ऑक्सीजन का मास है 16। तो ये जो रेशियो होगा डिफरेंट मासेस का, ये सिंपल और होल नंबर में रेशियो होगा। तो डिफरेंट मासेस हैं हमारे पास ऑक्सीजन के जो कि है 32 और 16, इनका जो रेशियो होगा यानी कि 32/16 जो कि होता है 2:1। तो इनका जो रेशियो है वो सिंपल होगा और होल नंबर में होगा। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये दोनों मिलकर बना सकते हैं वाटर यानी कि H2O, और ये दोनों मिलकर बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। तो इन दोनों कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है उसका मास है फिक्स्ड जो कि है 2, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका मास डिफरेंट है। फर्स्ट केस में इसका मास है 16 और सेकंड केस में इसका मास है 32। इनका जो रेशियो है वो है 1:2 जो कि सिंपल है और होल नंबर में है। तो ये बताता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारे पास होता है एक कंपाउंड जैसे CO2। जो CO2 है इसमें कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का मास है 32। इसकी जो रेशियो होगी वो फिक्स्ड रहेगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी रेशियो है हमारी 3:8। ये जो रेशियो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फ़िक्स होगी। अगर इस रेशियो में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो जो कंपाउंड है वो CO2 नहीं होगा, वो कोई दूसरा कंपाउंड होगा। वाटर के केस में जो हाइड्रोजन है इसका मास है 2 और जो ऑक्सीजन है इसका मास है 16। ये जो रेशियो है 1:8 ये वाटर के लिए फ़िक्स होगी। तो ये बताता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। तो एक हम ले लेते हैं कार्बन, एक हम ले लेते हैं सल्फ़र और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो इसके अकॉर्डिंग दो डिफरेंट एलिमेंट हम ले लेते हैं कार्बन और सल्फ़र। ये दो डिफरेंट एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करेंगे। तीसरा एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन। तो कार्बन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और सल्फ़र भी कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ। कार्बन रिएक्ट करके बनाएगा CO2 और सल्फ़र रिएक्ट करके बनाएगा SO2। तो इन दोनों रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है इसका मास फिक्स्ड है। इस रिएक्शन में इसका मास है 32 और इस रिएक्शन में इसका मास है 32। जो कार्बन है इसका मास है 12 और जो सल्फ़र है इसका मास है 32। तो हमने दो डिफरेंट एलिमेंट रिएक्ट करवाए ऑक्सीजन से, जिसमें जो ऑक्सीजन है इसका मास फिक्स्ड है। कार्बन का मास है इसमें 12 और सल्फ़र का मास है इसमें 32। अगर हम कार्बन और सल्फ़र इन दोनों को कंबाइन करवाएं हमें मिलेगा CS2 यानी कि कार्बन सल्फाइड। इस केस में जो कार्बन है इसका मास है 12 और सल्फ़र का मास है 64। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो मास है कार्बन और सल्फ़र का, जब हमने इनको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, कार्बन का मास था 12 और सल्फ़र का मास था 32। इनका जो रेशियो है वो है 3:8। और अगर हम कार्बन और सल्फ़र दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमें मिला 12:64। इसको हम लिख सकते हैं 3:12। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रेशियो है 3:8 और जो सेकंड रेशियो है जो कि हमने निकाला था इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन करके जो कि है 3:12,
अगर इन दोनों का हम रेशो निकालें तो वो होगा 2:1। और ये जो रेशो होगा ये सिंपल होगा और होल नंबर में होगा। तो सबसे पहले हमने लिए 3 एलिमेंट कार्बन, सल्फ़र, ऑक्सीजन। कार्बन और सल्फ़र दोनों को रिएक्ट करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ जिसका मास था फिक्स्ड। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके बनेंगे CO2 और सल्फ़र और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके बनेंगे SO2। ये जो दोनों कंपाउंड हैं इनमें कार्बन जो है वो है 12 और जो सल्फ़र है वो है 32। इनका जो रेशो है वो हमने लिया वो था 3:8। फिर हमने कार्बन और सल्फ़र दोनों को एक साथ रिएक्ट करवाया और हमें रेशो मिला 3:12। तो हमने पहले वाले रेशो को दूसरे के साथ डिवाइड किया तो हमें एक सिंपल रेशो मिला जो कि था 2:1। और ये जो रेशो है ये सिंपल और होल नंबर में होगा। ये बताता है हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके बाद है फोर्थ, गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। इस लॉ के अंदर हमारे पास होती हैं गैसेस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से और हमें मिलती है हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो इसमें जो हाइड्रोजन है हम उसको लेंगे 1 वॉल्यूम और जो क्लोरीन है ये भी हो गई 1 वॉल्यूम। अब जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है इसका कोफिशिएंट है 2, यानी इसके अंदर है 2 वॉल्यूम गैस। यानी कि अगर हम 100 ml हाइड्रोजन गैस लेंगे और हमें चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमें 100 ml से ही उसे रिएक्ट करवाना होगा, तब हमें मिलेगा 200 ml हाइड्रोक्लोरिक गैस। इसके बाद है सेकंड एग्जांपल। हम रिएक्ट करवाएंगे मीथेन गैस को ऑक्सीजन से तो हमें मिलेगी CO2 प्लस H2O। तो इसमें मीथेन, ऑक्सीजन और CO2 ये तीनों हमारी गैसेस हैं और जो H2O है ये लिक्विड है। लेकिन जो ये लॉ है ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। इसको बैलेंस करने पर हम ऑक्सीजन गैस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इससे जो ये रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। अब जो मीथेन गैस है इसका कोफिशिएंट है 1, यानी ये हमने ली है 1 वॉल्यूम। ऑक्सीजन गैस हमने ली है 2 वॉल्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली है 1 वॉल्यूम। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि 100 ml मीथेन गैस को कितनी ml ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना होगा तो हमारा आंसर होगा 200। तो ये है हमारा गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 16, 2 samples X and Y of a pure substance obtained by 2 different methods contains P and Q elements. Substance X has 2.25 gram and contains 0.90 gram of Q. Substance Y is made up of 60% P and 40% Q by weight. दिस इज़ एन इलस्ट्रेशन ऑफ। तो हमारे पास है एक सब्सटेंस जिसके अंदर 2 एलिमेंट है P और Q। तो ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसके अंदर P और Q ये 2 एलिमेंट है। इस सब्सटेंस के हमने 2 सैंपल लिए, एक हमने लिया X और एक हमने लिया Y। तो X के अंदर भी PQ होगा और जो Y है इसके अंदर भी PQ होगा। अब जो X है इसका वेट है 2.25 ग्राम और उस 2.25 ग्राम के अंदर जो Q है इसका वेट है 0.90 ग्राम। तो जो P होगा इसका वेट हम निकालेंगे 2.25 को सब्ट्रैक्ट करके 0.90 से। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर होगा 1.35। तो जो हमारा P है ये है 1.35। इसमें जो P और Q की रेशो है वो है 1.35 रेशो 0.90। इसको कैंसिल करने पर हमें मिलेगा 1.5 रेशो 1। तो पी क्यू की जो रेशियो है वो है 1.5 रेशो 1। इसके बाद है सब्सटेंस वाई। जो सब्सटेंस वाई है इसके अंदर जो पी है ये है 60% और जो क्यू है ये है 40%। तो सैंपल वाई के अंदर पी है हमारा 60% और क्यू है हमारा 40%।
इन दोनों का रेशो करने पर हमें मिलेगा 1.5:1। तो y के केस में भी जो पी क्यू की रेशियो है वो है 1.5:1। तो सैंपल x और सैंपल y दोनों में जो रेशियो है वो सेम है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा दिखाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। तो हमारे पास है फेरिक सल्फेट जो कि है 40 ग्राम। हमें बताना है फेरिक सल्फेट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फेरिक सल्फेट के कितने मोल्स हैं। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe2SO4 3। ये फॉर्मूला है फेरिक सल्फेट का। इसके अंदर जो आयरन है इसका मास है 56 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस जो सल्फ़र है इसका मास है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। तो जो SO4 का मास है वो है 96। तो प्लस में हम लिखेंगे 96 और जो SO4 है ये हमारे पास है 3। तो 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसका जो मास होगा वो होगा 400। हमें मास दिया गया है 40 ग्राम, हमें इसे कन्वर्ट करना है मोल्स में। तो मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो मास है हमारे पास 40, डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मोलर मास है हमारे पास 400, तो ये होगा 0.1 मोल। तो फेरिक सल्फेट हमारे पास 0.1 मोल है। हमसे पूछा गया था फेरिक सल्फेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारे पास आयरन है इसके हमारे पास 2 एटम हैं और जो फेरिक सल्फेट है यह है 0.1 मोल, यानी कि एक फेरिक सल्फेट में 2 आयरन होते हैं। तो 0.1 फेरिक सल्फेट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेंगे 0.2। तो आयरन है हमारे पास 0.2। उसके बाद है सल्फ़र। जो सल्फ़र है उसके हमारे पास 3 एटम हैं। तो एक फेरिक सल्फेट में 3 सल्फ़र प्रेजेंट हैं। तो 0.1 फेरिक सल्फेट में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.3। तो सल्फ़र है हमारे पास 0.3 मोल्स। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है हमारे पास 12। तो 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से हमें मिलेगा 1.2 मोल। तो ऑक्सीजन है हमारे पास 1.2 मोल। तो जो हमारा आंसर है वह है ऑप्शन सी, आयरन है 0.2, सल्फ़र है 0.3 और ऑक्सीजन है 1.2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमें बताना है कौन से मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। तो हमें मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं ग्राम में, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला ग्राम को कन्वर्ट करने का नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। तो हमें दिया गया है ग्राम, सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मोल्स में, उसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। तो ग्राम से मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं मोलर मास से, और मोल से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से। तो सबसे पहले होगा डिवाइड मोलर मास से, उसके बाद होगा मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास, वो डिवाइड होगा मोलर मास से मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये है हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले है मीथेन 8 ग्राम। तो सबसे ऊपर होगा मास, उसके नीचे होगा मोलर मास। मीथेन का मोलर मास होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 8/16 हो जाएगा 1/2। 2 को डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से
तो हमें मिलेगा 3.0115 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो जो CH4 है इसके हमारे पास 3.0115 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद है CO2 दी गई है 4.4 ग्राम। तो सबसे ऊपर लिखेंगे मास जो कि है 4.4, डिवाइड करेंगे मोलर मास से। CO2 का मोलर मास होता है 44 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 4.4 और 44 की डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1/10। 10 को हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर 23 से, तो हमें मिलेगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो CO2 है हमारे पास 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। उसके बाद है C12H22O11, ये है हमारे पास 34.2 ग्राम। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर हम लिखेंगे मास जो कि है 34.2 ग्राम, नीचे हम लिखेंगे मोलर मास। तो इस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो है 342, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो इन दोनों को डिवाइड करने पर होगा 1/10। 10 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर 23 से, तो हमें मिलेगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। तो इस कंपाउंड के जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो है 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। अब लास्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास दिया गया है 2 ग्राम अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल होगा, हमें मिलेगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं हमारे हाइड्रोजन के केस में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज इज़ गिवन, विच गैसेज आर प्लेस्ड करेक्टली। हमारे पास एक ग्राफ जिसके अंदर हमें दी गई हैं गैसेज। जो एक्स एक्सिस है इसमें दिया गया है मास, और जो वाई एक्सिस है इसमें दिए गए हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यानी हमें ग्राम को कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। हमें बताना है कौन सी गैस की करेक्ट पोजीशन है। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस, ये है हमारे पास 1 ग्राम। तो 1 ग्राम है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये होगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसकी पोजीशन इनकरेक्ट है। जो 1 ग्राम हाइड्रोजन है उसके अंदर 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि पोजीशन होनी थी यहाँ पर, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन है इस पॉइंट पर, जो कि इनकरेक्ट है। तो हाइड्रोजन हमारी करेक्टली प्लेस्ड नहीं है। तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद है हीलियम। हीलियम हमें दी गई है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम हमारे पास है हीलियम, और हीलियम का मोलर मास होता है 4। तो डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसको सॉल्व करने पर होगा 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, जो कि करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। जो हीलियम की पोजीशन है वो करेक्ट है। हीलियम की पोजीशन दिखाती है हमारी 3.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स को, जो कि करेक्ट है। उसके बाद है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस है, इसका मास दिया गया है 3 ग्राम। तो ऊपर हम लिखेंगे 3, और नाइट्रोजन गैस का मोलर मास होता है 28 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इसे सॉल्व करने पर होगा 0.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। लेकिन ग्राफ में जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। जो नाइट्रोजन है ये 0.64 को नहीं दिखाता, तो नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन हमें दी गई है 4 ग्राम। तो ऊपर हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाय, जो मीथेन है इसका मोलर मास होता है 16। तो डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर।
तो इसको सोल्व करने पर होगा 1.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, जो कि करेक्ट है मीथेन की पोजीशन। मीथेन की पोजीशन दिखाती है हमारी 1.50 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 को। तो हमारी करेक्ट पोजीशन है हीलियम की और मीथेन की। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, हीलियम एंड मीथेन। क्वेश्चन नंबर 20, सल्फेट ऑफ डाइवेलेंट मेटल M exist in hydrated form if 0.10 mole of metal sulfate combines with 9.0 gram of water to form the hydrated salt, then the formula of metal sulfate will be। जो मेटल M है ये एक डाइवेलेंट है, यानी जो मेटल M है इसकी वैलेंसी है 2, और इस मेटल का जो सल्फेट है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड का मतलब ये जो सल्फेट होगा ये क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। जैसे हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, ये हमारे हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो M की वैलेंसी है हमारी 2 और जो सल्फेट होता है इसकी वैलेंसी होती है 2। तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा MsO4। तो जो मेटल M का सल्फेट है इसका फॉर्मूला होगा MsO4। हमें बताना है इसका क्या फॉर्मूला होगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, यानी कि अगर इसके साथ वाटर ऐड हो तो इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो हमें दिया गया है 0.10 मोल कंबाइन होता है वाटर से जो कि है 9 ग्राम, तब बनता है हाइड्रेटेड सोल्ट। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम को मोल्स में। तो ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो ग्राम हमें दिया गया है 9 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18, तो ये होगा 1/2 यानी कि 0.5। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 0.10 मोल अगर हम कंबाइन करें 0.5 वाटर के साथ तो हमें मिलेगा हाइड्रेटेड सोल्ट। लेकिन जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर हम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हमें इनको कन्वर्ट करना होगा नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास है 0.10 और हमारे पास है 0.5। अगर हम इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1/5। तो 1 मोल MsO4 प्लस 5 मोल H2O हमें देंगे हाइड्रेटेड सोल्ट। ये जो स्टेटमेंट है और जो ऊपर जो स्टेटमेंट है इन दोनों का एक ही मतलब है, हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट किया है नेचुरल नंबर में। तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा MsO4.5H2O। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी, MsO4.5H2O। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4।